This conference will now be recorded. अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? जी वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ठीक ठाक। जी उसामा, अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देंगे? जी सर, मेरा नाम उसामा है, मैं ओमान में हूँ और यहाँ पर ओरिडो टेलीकम्युनिकेशन में सर काम कर रहा हूँ उनके फील्ड एफएमई के तौर पे बिजनेस कस्टमर्स के लिए। सही, ज़बरदस्त। लाहौर से मेरा ताल्लुक है वैसे। गुड है। अच्छा जी, अली हसन, आपको आवाज़ आ रही है? जी आवाज़ आ रही है सब भाई। जी, अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दें। जी मैं यूटी लाहौर से हूँ, फाइनल ईयर स्टूडेंट हूँ। सही है, ज़बरदस्त है। जी अमीन अब्दुल्ला। अच्छा जी, इसके बाद उमर मतलूब हैं जी। इसके यस बाद सर। जिशान अफजल। यस सर। जी जिशान, अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दिएगा प्लीज़। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम जिशान है, मैं कराची यूनिवर्सिटी से यूपीआईटी से भी ग्रेजुएट हूँ। तो रिसेंटली मैं एक जगह जॉब भी कर रहा हूँ साइबर में एज एसक्यू ऑफिसर। ठीक है सर। सर ये आपकी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही, सर चेक करें। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच। अच्छा जी, चलें हम अपना आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। बेसिकली हमारा डेमो सेशन है इसका। AWS Solution Architect Associate C03, जो कि अभी अगस्त के एंड पे स्टार्ट होने जा रहा है। तो इसकी हम बेसिकली क्लासेस लॉन्च कर रहे हैं। तो आज इसकी फर्स्ट क्लास है हमारी। मेरा नाम मोहम्मद असद जलील है और मुझे ऑलमोस्ट 13+ ईयर्स IT के इंडस्ट्री में हो चुके हैं एज अ प्रोफेशनल, और इसमें मैं डिफरेंट प्रोडक्ट्स पे काम कर चुका हूँ, जिसमें माइक्रोसॉफ्ट है, VMware है, ठीक है, लाइनेक्स है। उसके अलावा यहाँ पर जो मैं ट्रेनिंग्स दे रहा हूँ, जी अहमद, अगर आपको आवाज़ नहीं आ रही तो काइंडली दोबारा ज्वाइन करें। आई थिंक आपका कोई इंटरनेट का इशू ना हो। यहाँ पर मैं ऑलमोस्ट 4 ईयर से डिफरेंट ट्रेनिंग्स प्रोवाइड कर रहा हूँ iTech Nets के प्लेटफॉर्म पे, जिसमें AWS है, Azure है, SCCM है, MECM है, Intune है जिसका नया नाम एंडपॉइंट मैनेजर है, और ऑफिस 365 जिसका नया नाम माइक्रोसॉफ्ट 365। ठीक है जी।
तो ये तमाम ट्रेनिंग्स मैं यहाँ पर iTechNet के प्लेटफॉर्म पे प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो इसमें अगर मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूं कि बेसिकली हम अपने इस कोर्स में कौन कौन से टॉपिक्स कवर करने जाएंगे या कौन कौन से यहाँ पे हमारे पास मॉड्यूल्स हैं, तो उसमें सबसे पहला मॉड्यूल तो है AWS के ओवरव्यू का। इसमें हम सिर्फ इसका ओवरव्यू लेंगे। AWS की हिस्ट्री क्या है, इसकी कौन कौन से प्रोडक्ट्स और सर्विसेज हैं, और सोल्यूशन आर्किटेक्ट एसोसिएट के अंदर हमने कौन कौन सी इसकी सर्विसेज कवर करनी है। ठीक है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट मॉड्यूल होगा वो होगा EC2 का, जो कि हमारा इलास्टिक कंप्यूट क्लाउड है, और इसमें हम साथ ही के साथ हाई अवेलेबिलिटी को भी टच करेंगे, फॉल्ट टॉलरेंस को भी टच करेंगे कि फॉल्ट टॉलरेंस को हमने यहाँ पर किस तरह से ओवरकम करना होता है, और HA को हमने किस तरह से यहाँ पर देखना होता है, किस तरह से हमारी सारी कॉन्फ़िगरेशंस हो रही होती हैं। सिंपल हमने अपने यहाँ पे इंस्टेंसेस किस तरह से क्रिएट करने, यहाँ पे जो भी आप वर्चुअल मशीन क्रिएट करते हैं तो उसको यहाँ पे हम इंस्टेंस बोलते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर आपने अपने EC2 इंस्टेंसेस किस तरह से क्रिएट करने होते हैं, और अगर आप अपने खुद के कोई AMIs बनाना चाह रहे हैं जो कि हमारे पास, अगर आप फिजिकल से इसको रिलेट करें, जैसे आप ISO इमेजेस यूज करते हैं अपनी कोई भी इंस्टॉलेशन के लिए, तो यहाँ पे आपके पास डिफरेंट AMIs होती हैं। ठीक है। तो ये आप अपने खुद की भी वहाँ पे बना सकते हैं, रख सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, उनको आप यूज कर सकते हैं अपने हिसाब से, जिस तरह भी आपने उसको कस्टमाइज करना होता है। ठीक है। वो कस्टमाइज करके आप अपनी AMI अपने वहाँ पे AWS में रख सकते हैं और उसको इन फ्यूचर यूज कर सकते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद यहाँ पे हम देखेंगे कि हमारे पास EC2 में कौन कौन सी इंस्टेंस टाइप्स हैं, कौन सी इंस्टेंस टाइप हमने कब चूज करनी है, किसके लिए हमारी कौन सी इंस्टेंस टाइप बेटर होगी, वो सारी की सारी हम इसमें डिस्कशन करेंगे। और इसकी प्राइसिंग मॉडल भी हम देखेंगे कि जब हम चेंज कर रहे होते हैं इंस्टेंस टाइप, तो उसमें हमें क्या क्या प्राइसेस जो ऑफर कर रहा है AWS, वो सारे के सारे हम इसमें देखेंगे। ठीक है। और उसके बाद हम इसमें देखेंगे EBS को, इलास्टिक ब्लॉक स्टोर। जैसे आप अपने फिजिकल इंफ्रा में कोई भी ड्राइव क्रिएट करते हैं और उसमें आप अपने ऑपरेटिंग सिस्टम की इंस्टॉलेशन करते हैं, तो इसमें भी यहाँ पे आपके पास उसने जो आपको ड्राइव प्रोवाइड की हुई होती है उसको हम EBS बोलते हैं। ठीक है। उसके ऊपर सारे के सारे आपके जो भी आप कह लें इंफ्रा है उसकी इंस्टॉलेशन हो रही होती है। हाँ जी। ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होगा वो बेसिकली आपका EBS पे इंस्टॉल होगा। ठीक है। तो इसमें आप डाटा भी स्टोर कर सकते हैं, लेकिन आगे हम चल के देखेंगे कि अगर आपने प्योरली डाटा के लिए यूज करने, तो आगे चल के आपके पास सर्विस आएगी उसकी। इसमें डिफरेंट इंस्टेंस टाइप्स प्रोवाइड की होती है। जैसे अगर आप फिजिकल सर्वर लेते हैं, ठीक है ना, तो आपको पता होता है अगर आपने SAP के लिए सर्वर की कॉन्फ़िगरेशन करनी है तो उसका हार्डवेयर क्या रिक्वायरमेंट है, कितने GB आपको रैम चाहिए, कितनी स्टोरेज रिक्वायर है, किसमें कितने उसमें आपको निकाट रिक्वायर है। ठीक है। एक सिंपल आपने सर्वर कॉन्फ़िगर करना है तो उसके लिए आपकी क्या रिक्वायरमेंट है, या आप अपना वहाँ पे कोई ERP सर्वर बनाने जा रहे हैं, या आप अपनी कोई वेब एप्लीकेशन बनाने जा रहे हैं, तो उसके लिए आपकी क्या रिक्वायरमेंट। तो जाहिर सी बात है हर टास्क को परफॉर्म करने के लिए डिफरेंट रिक्वायरमेंट होती है। लेट्स से हम कहते हैं अगर आप अपना कोई SAP सर्वर लगाते हैं, उसके लिए आपको रिक्वायरमेंट है 128 GB रैम की। ठीक है ना, तो उसकी यहाँ पे प्राइस डिफरेंट होगी। अगर आप कहते हैं आपको 4 GB रैम की रिक्वायरमेंट है, आपने सिंपल एक सर्वर रन करना है, कोई टेस्ट सर्वर बना रहे हैं, तो उसकी जाहिर प्राइस डिफरेंट होगी। फिर इसमें कुछ ऐसी सर्विसेज होती हैं, लेट्स से आप गेमिंग अगर ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, वहाँ पे उनको आपने गेमिंग के लिए सर्वर रेडी करके देना है, तो उसमें आपको क्या रिक्वायरमेंट है, उसमें GPUs चाहिए होते हैं। तो GPU की यहाँ पे अलग कैटेगरी है, उसके अलग टाइप्स हैं, वहाँ से फिर आपने चूज करना था आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। उन तमाम रिक्वायरमेंट्स को देखते हुए आप सारी टाइप्स को सिलेक्ट करते हैं। ठीक है ना, तो वो सारी की सारी हम इसमें डिस्कस करते हैं इंस्टेंस टाइप्स में, कब आपने कौन सी टाइप लेनी है, उस
आप इसको रिलेट कर सकते हैं अपने फिजिकल सर्वर के साथ कि जब आपने सर्वर परचेज करना है, आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, किसके लिए आपने सर्वर रेडी करना है, उसके हिसाब से यहाँ पे हम इसमें टाइप चूज कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास इसमें इलास्टिक लोड बैलेंसर के लोड बैलेंसिंग अगर आपने करनी है तो वो यहाँ पे हमने काम किस तरह से परफॉर्म करना है। ठीक है ना, इसमें हमारे पास डिफरेंट टाइप्स हैं लोड बैलेंसर की, हम पढ़ेंगे इसमें, देखेंगे कौन कौन सी टाइप्स हैं, कब हमें कहाँ पे क्या जरूरत होती है। एप्लीकेशन लोड बैलेंसर हमारा कैसे चल रहा होता है, नेटवर्क लोड बैलेंसर है, ठीक है ना, क्लासिक लोड बैलेंसर है जो कि अब आउटडेटेड हो गया है, उसकी जगह एप्लीकेशन लोड बैलेंसर ने ले लिया इसमें। तो इसमें बेसिकली आपका जो C03 का ट्रैक है उसमें हम एप्लीकेशन लोड बैलेंसर को देखेंगे क्लासिक लोड बैलेंसर की जगह। ठीक है, फिर इसमें ऑटो स्केलिंग है। अगर आपकी रिक्वायरमेंट जैसे बढ़ती है कि आपको लेट्स से आपके पास कोई एप्लीकेशन रन हो रही है और उस पर बहुत ज़्यादा वर्कलोड आ जाता है, अगर आपकी उसमें CPU यूजेज बॉटलनेक होना स्टार्ट हो जाती है कि 100% पे आपका CPU यूजेज जा रहा है, तो क्या होगा, आपकी उस एप्लीकेशन की परफॉर्मेंस डाउन होगी, प्लस वो आपको मैक्सिमम लोगों को अप्रोच नहीं हो सकेगी। तो उसके लिए फिर आप क्या करते हैं, ऑटो स्केलिंग करते हैं उसके लिए। ठीक है, तो उसमें वो क्या करता है कि आप फॉर द टाइम बिंग आपको एक और मशीन इसमें रेडी करके चला के दे देता है, जिसके थ्रू फिर आपके वो सारे रिसोर्सेज मैनेज होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है ना, तो वो सारे के सारे हम अपने इसमें देखते हैं ऑटो स्केलिंग में कि वो हम बेसिकली किस तरह से कर रहे थे ताकि आपकी यहाँ पे कॉस्ट सेविंग हो। क्लाउड पे जाने का मकसद ये होता है कि आपने क्लाउड पे तो लेके जाना है अपने एनवायरनमेंट को, प्लस आपने अपने कंपनी की कॉस्ट भी सेव करनी है। तो बजाय इसके कि आप कोई वहाँ पे सर्वर रेडी करते हैं और 24/7 उसको यूज कर रहे होते हैं, तो बेटर है कि जितनी देर के लिए आपको एक्स्ट्रा रिसोर्सेज रिक्वायर है उतनी देर के लिए वहाँ पे आपको सर्वर मिले, उसके बाद ऑटोमेटिकली वो रिमूव हो जाए। ठीक है, तो उसके लिए फिर हम ऑटो स्केलिंग के फीचर को यूज कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं 2 घंटे हमें सर्वर की रिक्वायरमेंट थी कि जब हमने रिसोर्सेज को मैनेज करना था, तो उसमें वो 2 घंटे तक सर्वर रहेगा, उस पर हम सेटिंग्स करते हैं सारी कि कैसे वो उन जैसे ही देखेगा वो मैनेजमेंट उसकी हो रही है प्रॉपर सिंगल सर्वर पे, तो ऑटोमेटिकली एक सर्वर रिमूव कर देगा, जब उसको जरूरत पड़ेगी ऑटोमेटिकली उसमें एक सर्वर क्रिएट कर देगा। ये सारे का सारा काम होता है इसमें ऑटो स्केलिंग में। उसके बाद इसमें प्लेसमेंट ग्रुप्स होते हैं, इसकी 3 डिफरेंट नहीं, टाइम नहीं, उसको हम रिसोर्स के हवाले से देख लेते हैं, CPU की यूजेज पे हम उसको सेट कर देते हैं। ठीक है ना, ये जब हम कोर्स पढ़ेंगे जब वो आएगा उसमें आपको प्रॉपर स्टेप्स बताएंगे किस तरह से आपने उसकी सेटिंग्स करनी होती है। बेसिकली आपकी ये जो वर्किंग कर रहा होता है CPU यूजेज पे वर्किंग कर रहा होता है। ठीक है ना, उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है आपके पास प्लेसमेंट ग्रुप्स। प्लेसमेंट ग्रुप्स में बेसिकली होता है कि आपने किस तरह से, लेट्स से आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए कोई भी मशीन रेडी कर रहे हैं, उसमें पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी कर रहे हैं, तो उसमें यह है कि फॉर एग्जांपल आपको वो एक सर्वर रेडी करके देता है रैक 1000, रैक नंबर 1000, फिर उसी डाटा सेंटर में लेट्स से आपका दूसरा सर्वर रेडी होता है रैक नंबर 10000 में। ठीक है ना, तो अब दोनों सर्वर्स के दरमियान काफी डिस्टेंस है, तो अगर आपने उनकी इंटर कम्युनिकेशन करवानी होती है या आपकी कोई ऐसी एप्लीकेशन है जो उन 2 सर्वर को मिलके ही चल रही है, एक पे आपकी डेटाबेस पड़ी हुई, दूसरी पे लेट्स से आपने उसको थ्रू वेब एक्सेस करवाना है, तो जब डिस्टेंस ज्यादा होगा तो उसमें लेटेंसी इश्यूज आएंगे। उसको किस तरह से आपने ओवरकम करना होता है, उसके लिए इन्होंने यहाँ पे हमें एक फीचर दिया हुआ प्लेसमेंट ग्रुप्स का, उसके थ्रू हम उसको ओवरकम करते हैं। तो इसकी हम वो टाइप्स देखेंगे कि कौन कौन सी टाइप्स है, कौन सी कहाँ पे हमारे लिए ज्यादा बेनिफिशियल हो सकती है। ठीक है, उसके बाद इंस्टेंस मेटाडाटा होता है, ये हम देखेंगे लिनक्स का भी विंडोज का भी, कि बेसिकली लिनक्स में हम इंस्टेंस मेटाडाटा अगर हमने चेक करना हो, उसकी इंस्टेंस की इंफॉर्मेशन लेनी हो, काफी सारी इंफॉर्मेशन होती है, लेट्स से आप उसके सिक्योरिटी ग्रुप की इंफॉर्मेशन लेना चाह रहे हैं या उसके नेटवर्क कार्ड की इंफॉर्मेशन लेना चाह रहे हैं, या आपने कौन से इमेज को यूज करते हुए इसमें डिप्लॉयमेंट की हुई है, तो वो सारे के सारी चीजें आप इंस्टेंस मेटाडाटा के थ्रू गेट कर सकते हैं। तो हम ये देखेंगे दोनों का, विंडोज का भी किस तरह से देखना होता है और लिनक्स का भी किस तरह से देखना होता है।
उसके बाद ये इंस्टेंस स्टेटस चेक एंड ऑटो रिकवरी का फीचर होता है इसमें। इसको अगर हम एनेबल करते हैं तो ये हमें लेट से अगर उसमें कोई माइनर सा कोई इशू आता है तो वो क्या करेगा, आपके ऑटोमेटिकली इंस्टेंस को रिस्टार्ट करता है और उसको जो भी इशू आ रहा होता है उसको रिकवर कर देता है। तो विद इन माइक्रो सेकेंड्स ये सारा काम हो रहा होता है। तो बजाय इसके कि वो वहाँ पे आपका सर्वर स्टक हो जाए और आपकी एप्लीकेशन रुक जाए, इट्स बेटर कि आप उसमें ये कॉन्फ़िगरेशन कर दें ताकि अगर इस तरह का कोई माइनर इशू हो तो वो ऑटोमेटिकली रिजॉल्व हो जाए। इस इशू में मतलब सिक्योरिटी थ्रेट भी हो सकता है और कार्ड भी हो सकता है, कार्ड वगैरह भी हो सकता है। इसमें आपका सॉफ्टवेयर का इशू हो सकता है। लेट से आपकी एप्लीकेशन स्टक कर दिया, आपको कोई हार्डवेयर का माइनर सा कोई इशू आ गया जो ऑटोमेटिकली नहीं रिजॉल्व हो पा रहा, तो वो क्या करता है, उसको रिस्टार्ट कर देता है आपके इंस्टेंस को और रिकवरी हो जाती है उसकी। ठीक है, रिस्टार्ट करता है। हाँ, अगर आपने उसको सेट कर दिया रिस्टार्ट में तो वो रिस्टार्ट कर देगा आपके इंस्टेंस को। बाकी इंस्टेंस क्रीडेंशियल्स होते हैं, ये किस तरह से हमने बेसिकली चेक करने होते हैं ये हम इसमें डिस्कस करेंगे। उसके बाद ये एक बहुत अच्छी इसकी फीचर है सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से। नॉर्मली अगर आप अपने विंडोज़ की मशीन को एक्सेस करें तो उसके लिए आप RDP यूज़ कर रहे होते हैं, और लिनक्स की मशीन को यूज़ करें तो उसके लिए आप नॉर्मली SSH सर्विस को यूज़ कर रहे होते हैं। लेकिन दोनों क्या है, वो अनसिक्योर है, दोनों ओपन है, कोई भी आपके उस सर्विस पे अटैक कर सकता है। तो आपने उसको ओवरकम किस तरह से करना होता है, सिक्योर किस तरह से करना होता है, तो थ्रू सेशन मैनेजर हम इसको ओवरकम करते हैं। ये आपको वेब बेस एक्सेस देता है, सिक्योर वेब बेस एक्सेस देता है। ठीक है ना, इसमें आपकी जरूरत नहीं है कि आपकी पोर्ट ओपन हो, SSH पोर्ट या RDP पोर्ट। तो इस तरह से इसमें आप ओवरकम करते हैं। फिर इसके लॉग्स होते हैं, EC2 के लॉग्स, उसको हम देखेंगे कि वो कैसे काम करते हैं। अगर आपने अपने उन लॉग्स को स्टोर करना हो तो आप अपने उन लॉग्स को कैसे स्टोर कर सकते हैं और बाद में यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये सारे नीचे प्रैक्टिस लैब्स हैं जो जो हमने इसमें परफॉर्म करनी है। जो जो एक्टिविटी होती है वो सारी बन रही होती है। हाँ जी, आपके उसमें नेटवर्क के लॉग आते हैं, आपके एप्लीकेशंस के लॉग आते हैं, आपके अगर विंडोज सर्वर है तो उसके लॉग्स होंगे, लिनक्स सर्वर है तो उसके अपने लॉग्स होंगे। इस तरह जो जो उसमें एक्टिविटी हो रही, कौन लॉग इन हुआ, कौन लॉग आउट हुआ, किस किस यूजर ने उसको एक्सेस किया था, किस टाइम एक्सेस किया, कितनी देर के लिए एक्सेस किया, डिफरेंट इसमें लॉग्स होते हैं। वो सारे के सारे आप सेव कर सकते हैं। तो सेव आपने कैसे करने होते हैं वो हम देखेंगे इसमें। ठीक है, सर ये फिर बाकी इसमें AMI ये क्या है? प्रैक्टिस लैब्स हैं जो सारी की सारी हम इसमें कवर करेंगे। AMI क्या बता इसमें सकते हैं? हमने क्रिएट एन AMI, सॉरी क्या कह रहे हैं? ये आपने एक लिखा हुआ है, इसके अंदर हम लोग लैब करेंगे क्रिएट एन AMI। जी AMI जी, क्या है? AMI मैंने ऊपर बताया है, बेसिकली आपका इमेज होता है। जैसे ISO इमेज को आप लेते हैं, उसके थ्रू आप विंडोज सर्वर को या लिनक्स सर्वर पे इंस्टॉल कर रहे होते हैं फिजिकल कंप्यूटर पे। ठीक है ना, तो यहाँ पे बेसिकली उसको इन्होंने AMI का नाम दिया हुआ है, क्रिएट। AMI का मतलब है अगर आपने अपनी खुद की AMI क्रिएट करनी है तो उसको आपने किस तरह से यहाँ पे क्रिएट करना है और यूज करना है। ठीक है, AMI और इमेज जो बनते हैं, डॉकर इमेज या कुछ इस तरह के इमेज, उसमें कोई डिफरेंस भी होता है? नहीं, डॉकर इमेज समथिंग एल्स। ये VM के लिए AMI बनती है, वर्चुअल मशीन जी जी बनाने के लिए। जी जी, वर्चुअल मशीन जो आप इसमें क्रिएट करते हैं उसको हम इंस्टेंस बोलते हैं यहाँ पे। तो AMI ठीक है, स्टैंड फॉर Amazon मशीन इमेज। ओके। ठीक है, और ये इन्होंने नाम यही दिया हुआ है। आपने ये ISO इमेजेस यूज किया है ना फिजिकल के लिए, जी जी, आपने विंडोज इंस्टॉल करनी है अपने लैपटॉप में, किस तरह से इंस्टॉल करते हैं? ISO होता है ना, एक ISO फाइल को बूट कर दिया, उसके अंदर लैपटॉप में इंस्टॉल कर ISO दिया। फाइल लेते हैं, उसके बाद आप उसकी बूटेबल डीवीडी बनाई है, बूटेबल यूएसबी बनाया, उसके थ्रू आप इंस्टॉलेशन कर लेते हैं। तो जी, यहाँ पे अगर आपने वर्चुअल मशीन की या इंस्टेंस की इंस्टॉलेशन करनी है तो उसके लिए ये आप AMI क्रिएट करते हैं। इसमें AMI जो होती है ये आप VMware वगैरह में भी इंस्टॉल कर सकते हैं या नहीं? उसमें नहीं होगी, ये सिर्फ AWS की ही क्लाउड में होगी? कर सकते हैं यूज, आप VMware में करना चाहे, Hyper-V में करना चाहे, कहीं पे भी करना चाहे, यूज हो जाती है। अच्छा, उसमें भी लेकिन हो वो जाती है। हमारे इसमें ये एसोसिएट के ट्रैक में नहीं ये चीजें आती है, प्रोफेशनल के ट्रैक में जाकर कि किस तरह से आपने AMI अपने पास लेकर आनी है, सेव करनी है, या अगर आपके पास फिजिकल इंफ्रा में VMware यूज हो रहा है या Hyper-V यूज हो रहा है।
ठीक है ना। तो उसके आप AMI किस तरह से बनाएंगे और उसको AWS क्लाउड में किस तरह से लेकर जाएंगे, सही है। वो सारे काम होते हैं AWS प्रोफेशनल में, ये उसके टास्क है, बिल्कुल हो जाते हैं। सही है, ये एसोसिएट है हमारा कोर्स। जी जी, ये एसोसिएट लेवल है, इसमें ये टास्क नहीं होते जो आप पूछ रहे हैं, लेकिन हो जाते हैं। सही है, ठीक है सर, थैंक यू। वेलकम। अच्छा, ये सारी हमारी इसमें लैब्स हैं, इसमें हम सिंपल देखेंगे इंस्टेंस लिनक्स का किस तरह से क्रिएट करते हैं और एक्सेस करते हैं, विंडोज का किस तरह से क्रिएट करते हैं और एक्सेस करते हैं, ठीक है ना। फिर इसमें हम देखेंगे अगर हम यूजर डाटा को यूज करते हुए, जिसको हम क्या बोलते हैं, इसका दूसरा नाम क्या है, यूजर डाटा को यूज करते हुए, लेट्स से अगर आप चाहते हैं कि जब आपकी ये मशीन रेडी हो तो इसमें डिफरेंट टास्क आती है आपके, बूट स्ट्रैपिंग भी हम इसको बोलते हैं बेसिकली, तो वो सारे सारे टास्क ताकि इसमें परफॉर्म हो जाए। लेट्स से आप चाहते हैं कि आप अपनी मशीन रेडी करें और साथ ही विंडोज सर्वर की मशीन रेडी करें, साथ ही उसमें वेब IIS सर्विसेज इंस्टॉल हो जाए, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, कुछ कमांड्स होती हैं उनको हम यूज करते हैं और वो हम यूजर डाटा में दे देते हैं। तो जब आप अपना इंस्टेंस रेडी करते हैं इसमें, तो उसके साथ ही ऑटोमेटिकली वो इसमें मशीन इंस्टॉल, वो अपना वेब IIS सर्विसेज इंस्टॉल कर देता है, और जब आप अपनी मशीन को एक्सेस करेंगे तो उसमें आप चेक कर सकते हैं कि उसमें वेब IIS सर्विसेज इंस्टॉल हुई हुई। तो इस तरह से अगर आपने कोई भी टास्क परफॉर्म करना हो, जब आपकी मशीन रेडी हो रही होती है, तो आप यूजर डाटा में उसकी सारी कमांड दे सकते हैं, चाहे वो लिनक्स बेस्ड हो या विंडोज बेस्ड हो, ठीक है। उसके बाद फिर हम इसमें देखेंगे कि हमने अपनी खुद की कस्टम EMI किस तरह से बनानी होती हैं और उनको किस तरह से यूज करना होता है यहाँ पर, तो वो सारे के सारे हम देखेंगे। इसमें हम ये भी देखेंगे कि अगर हमने डिफरेंट रीजन्स में लेकर जाने हैं तो किस तरह से लेकर जाते हैं और वहाँ पे किस तरह से इनको यूज कर रहे होते हैं अपनी EMIs को, ठीक हो गया। उसके बाद फिर हम देखेंगे कि अगर आपने एक इंस्टेंस क्रिएट किया हुआ है उसमें, और इन फ्यूचर आपको ये जरूरत पड़ गई है कि आप उसको ज्यादा रिसोर्सेज एलोकेट करें, या जो आपने पहले रिसोर्सेज दिए हुए हैं उससे उसको कम रिसोर्सेज में लेकर आए, तो आप वो ये टास्क किस तरह से परफॉर्म करेंगे, उसके लिए हम उसकी इंस्टेंस की टाइप को चेंज करेंगे, ठीक है। तो इसकी हम लैब परफॉर्म करके देखेंगे ये काम बेसिकली किस तरह से हो रहा होता है। तो अगर आपको जरूरत पड़ गई है, इन केस अगर आपने इसमें डिफरेंट स्टोरेज वॉल्यूम्स अटैच करने हैं, तो वो आप किस तरह से अटैच करेंगे ये भी हम करके देखेंगे। तो इसमें जो वॉल्यूम्स होते हैं इनको हम EBS वॉल्यूम्स बोल रहे होते हैं, EBS ठीक है क्या ना, होता है सर? इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज, ओके। ठीक है। ये ब्लॉक लेवल स्टोरेज होती है, इसमें हम दो तरह की स्टोरेज बेसिकली देखेंगे आगे चल के, हमारे पास ऑब्जेक्ट लेवल स्टोरेज भी आएगी जिसको हम S3 बोलते हैं यहाँ पर। तो बेसिकली दो तरह की स्टोरेज हम यूज कर रहे हैं यहाँ पे, ब्लॉक लेवल स्टोरेज और ऑब्जेक्ट लेवल स्टोरेज। तो ये बेसिकली आपकी ब्लॉक स्टोरेज होती है। इसमें फिर हम ये भी देखेंगे कि अगर आपको वहाँ पे रेट कंफिगर करना पड़ गया तो आप वो किस तरह से कंफिगर करेंगे। सर दोनों में फर्क क्या है? ब्लॉक स्टोरेज बताएंगे जब कोर्स में आएंगे ना, ये चीजें आपको साथ साथ इसको बताएंगे डिटेल में। ब्लॉक लेवल स्टोरेज किस तरह से काम करती है, ऑब्जेक्ट लेवल स्टोरेज किस तरह से काम करती है, ठीक है ना, ये सारी चीजें आएंगी आगे। तो अभी सिर्फ ओवरव्यू दे रहा हूँ मैं, आउटलाइन का, और कुछ भी नहीं कर रहा। और इसके बाद अगर आप अपने वॉल्यूम्स का, जो आपके EBS वॉल्यूम्स है, अगर आप उनका स्नैपशॉट लेना चाह रहे हैं, उनको रीयूज करना चाह रहे हैं, तो आप किस तरह से करेंगे, ये सारे सारे हम इसमें लैब परफॉर्म करेंगे, ठीक है। और अगर आपने कोई आपने एक अपना वॉल्यूम क्रिएट किया है एक रीजन में, उसको अगर आपने किसी दूसरे रीजन में लेकर जाना और वहाँ पे यूज करना, तो हम वो किस तरह से करेंगे, ये सारे हम इसकी लैब करेंगे। फिर हम प्लेसमेंट ग्रुप्स की लैब करेंगे इसमें, कि प्लेसमेंट ग्रुप बेसिकली किस तरह से आप क्रिएट करते हैं और उनको यूज करते हैं, ठीक है। फिर इसमें हमारी ELB की लैब आ जाएगी, इलास्टिक लोड बैलेंसिंग की, फिर ऑटो स्केलिंग की हम इसमें लैब करेंगे, ठीक हो गया। फिर उसके बाद हम इंस्टेंस मेटाडाटा की लैब करेंगे, लिनक्स का और विंडोज का। तो इसमें हमने जो ऊपर ऑटो रिकवरी का देखा था फीचर, वो हम इसमें यूज करेंगे, उसको चेक करेंगे। उसके बाद फिर हमारे पास है सिस्टम मैनेजर, उसकी हम लैब करेंगे,
किस तरह से हमने बेसिकली उसमें सिक्योरिटी एनेबल करनी होती है, वेब बेस्ड एक्सेस करनी होती है, ठीक है ना। इसको हम बेस्ट सर्विस भी बोलते हैं। और उसके बाद EC2 लॉगिंग की हम लैब करेंगे। फिर उसके बाद हम AWS CLI को टच करेंगे, बेसिक उसमें कमांड्स रन करके देखेंगे कि किस तरह से आपने AWS CLI को यूज करते हुए डिफरेंट टास्क परफॉर्म करने होते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास होगा मॉड्यूल इसका IAM का। बेसिकली आपने अपने इन्वायरमेंट को सिक्योर किस तरह से करना होता है। नॉर्मली इसमें आपने यूजर्स किस तरह से क्रिएट करने हैं, उन पर पॉलिसीज किस तरह से इंप्लीमेंट करनी है, ग्रुप्स किस तरह से क्रिएट करेंगे, इसमें रोल्स होते हैं वो आप किस तरह से क्रिएट करेंगे और इनको यूज करेंगे। और अगर आपने इसमें मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन को कॉन्फ़िगर करना है तो आपने किस तरह से करना है, ठीक है। तो इसमें सारी यहाँ पे हमारे नीचे इसकी लैब होंगी, हम इसमें डिफरेंट यूजर क्रिएट करेंगे, डिफरेंट ग्रुप क्रिएट करेंगे, डिफरेंट हम जो इनकी अपनी अमेज़न की पॉलिसीज हैं उनको यूज करेंगे, अपनी खुद की कस्टम पॉलिसीज भी बनाएंगे। इसमें देखेंगे कि हमने किस तरह से कस्टम पॉलिसीज बनानी होती हैं। डिफरेंट हमारे पास लैब्स आएंगी, उसमें हम उनको यूज कर रहे होंगे। तो इसमें अगर आपने रोल्स क्रिएट करने हैं तो वो किस तरह से करेंगे, किस तरह से आप अपने रिसोर्सेज के साथ इन रोल्स को अटैच करते हैं और यूज करते हैं, वो सारे का सारा हम इसमें काम परफॉर्म करेंगे। ये सारी हमने इसमें लैब्स करनी है। उसके बाद हमारे पास मॉड्यूल 4 है जो कि हमारा ECS का मॉड्यूल है, इलास्टिक कंटेनर सर्विसेज, ठीक है। इसमें हम कंटेनर सर्विस भी करेंगे जो कि हमारी डॉकर सर्विस होगी, और इसमें हम EKS भी करेंगे जो कि हमारे कुबरनेटिस सर्विस है, ठीक है। और इसमें हम ये भी देखेंगे कि हमारे पास यहाँ पे इलास्टिक कंटेनर रजिस्ट्री जिसको हम यहाँ पे ECR बोल रहे होते हैं वो क्या होती है, किस तरह से काम करती है, अगर उसके थ्रू आपने कंटेनर्स रन करने हैं किस तरह से करने हैं, अगर आप अपने फिजिकल इंफ्रा से यहाँ पर अपने जो भी आपने डॉकर कंटेनर्स बनाए हैं उनको पुश करना है तो वो आप कैसे ECR में पुश करेंगे, और उसके थ्रू आप अपनी ECS को किस तरह से वहाँ पे कॉन्फ़िगर करेंगे। ये सारी लैब्स हम इसमें परफॉर्म करेंगे, ठीक है। तो नीचे ये सारी डिटेल लिखी हुई इसकी कि हमने ECS को किस तरह से क्रिएट करना है, ECR को किस तरह से क्रिएट करना है, बिल्ड किस तरह से करना है, हमने अपने डिफरेंट कस्टम इमेजेस उनको यहाँ पे कैसे यूज करना है, ठीक है। उसके बाद हम अपने कस्टम इमेज को ECR के थ्रू देखेंगे कि किस तरह से हमने उसको लेके चलना है, ठीक है। उसके बाद हम इसकी CLI की कमांड्स भी देखेंगे क्योंकि सारे का सारा काम इसमें आप थ्रू ग्राफिकल नहीं कर सकते, उसके लिए आपको CLI पे जाना पड़ता है, वहाँ पे कमांड्स देनी पड़ती हैं। तो वो हम देखेंगे हमने बेसिकली किस तरह से उसको यूज करना है। फिर उसके बाद हम EKS जो कि हमारी इलास्टिक कुबरनेटिस सर्विस है इसमें, उसके थ्रू हम देखेंगे कि हमने EKS को किस तरह से क्रिएट करना होता है। इसमें हमारे डिफरेंट क्लस्टर्स क्रिएट होते हैं, इसमें हम मास्टर नोड क्रिएट करते हैं, वर्कर नोड क्रिएट करते हैं, ठीक है। और अगर आपको थ्रू CLI काम करना पड़े मास्टर नोड वर्कर नोड पे तो वो हम किस तरह से करेंगे, ये सारी सारी लैब्स हम इसमें परफॉर्म करेंगे। उसके बाद हमारे पास मॉड्यूल 5 है इसका, जिसमें हम ये सारा देखेंगे कि VPC हमारा किस तरह से काम कर रहा है, जो कि आपका नेटवर्क का पोर्शन है सारा, ठीक है। इसमें आपने अपने डिफरेंट नेटवर्क किस तरह से क्रिएट करने होते हैं, सबनेट्स किस तरह से क्रिएट करते हैं, पब्लिक और प्राइवेट सबनेट्स होते हैं इसमें आपके, ठीक है। उसके बाद आपके इसमें इंटरनेट गेटवेज होते हैं कि लेट्स से अगर आपने अपनी कुछ मशीन्स को या कह लें इंस्टेंसेस को इंटरनेट नहीं देना तो उसके लिए आप प्राइवेट सबनेट किस तरह से क्रिएट करेंगे और उनको उसमें कैसे रखेंगे, और कौन सी मशीन्स को आपने इंटरनेट देना है उसके लिए आप इंटरनेट गेटवे को यूज करेंगे। तो वो हम देखेंगे किस तरह से हमने कॉन्फ़िगर करना होता है, यूज करना होता है। उसमें राउटिंग टेबल्स आपने कैसे बनाने हैं, नेट गेटवेज होता है उसको हम क्रिएट करके और इम्प्लीमेंट करके देखेंगे कि किस तरह से वो वर्किंग कर रहा होता है। इसमें सिक्योरिटी ग्रुप्स होते हैं वो हम अपने खुद के कॉन्फ़िगर करेंगे। सिक्योरिटी ग्रुप इज सच लाइक आप फायरवॉल कह रहे हैं, कौन सी ट्रैफिक आप अलाउ करना चाह रहे हैं, कौन सी डिनाई करना चाह रहे हैं, इसमें सारे के सारे आप कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। इसमें फिर हम नेटवर्क ACLs को देखेंगे, ठीक है। तो नीचे इसी की है सारी लैब्स लिखी हुई कि हम इसमें कस्टम VPC क्रिएट करेंगे, इसमें हम इलास्टिक IP एड्रेसेस को क्रिएट करेंगे और यूज करेंगे, इसमें डिफरेंट हम सबनेट्स बनाएंगे जो कि हमारे पब्लिक सबनेट्स भी होंगे और प्राइवेट सबनेट्स भी होंगे, ठीक है।
उसके बाद हम यहाँ पे ये देखेंगे कि इंटरनेट गेटवेज हमने किस तरह से इसमें क्रिएट करने होते हैं, कॉन्फ़िगर करने होते हैं और यूज़ करने होते हैं। प्रॉपर हम इसको इम्प्लीमेंट करके टेस्टिंग करेंगे इसकी। राउटिंग टेबल्स आप कैसे क्रिएट करते हैं, नेट गेटवेज कैसे क्रिएट करते हैं, सिक्योरिटी ग्रुप बाय डिफ़ॉल्ट तो आपका सिक्योरिटी ग्रुप इसमें अटैच होता है, लेकिन अगर आपने खुद के कस्टम सिक्योरिटी ग्रुप्स क्रिएट करने हैं तो वो कैसे करते हैं, ये सारे हम इसमें देखेंगे। नेटवर्क एसीएल की इसमें आपकी लैब आएगी और वीपीसी पेयरिंग की आएगी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है लैब आपकी, कि अगर आपके पास डिफरेंट आईपी स्कीम के आपने वीपीसीज क्रिएट किए हुए हैं, डिफरेंट रीजन्स में आपने अपने वीपीसीज क्रिएट किए हुए हैं, तो उनके दरम्यान अगर आपने कम्युनिकेशन करवानी है तो वो आप किस तरह से करवाएंगे। तो उसके लिए हम वीपीसी पेयरिंग का यहाँ पे कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, तो उसको देखते हुए हम सारे के सारे इसमें लैब परफॉर्म करेंगे। ये मॉड्यूल 6 आ गया आपका S3 का सिंपल स्टोरेज सर्विस, जो कि आपके होती है। उसमें कवर करेंगे। जी, किसी का कोई क्वेश्चन है? जी सर ये वाइट लिस्टिंग जो सी होती है आईपी एड्रेस की, वो भी इसमें वीपीसी में की जाती है कि ये किसी और जगह पे जाएगी? सॉरी, आपकी आवाज कम आ रही है। आईपी को वाइट लिस्ट करना होगा। जी जी, किसी आईपी को वाइट लिस्ट करना हो तो ये भी हम वीपीसी में करेंगे कि कहीं और जाके करेंगे? अब वो मैं आपको ना प्रॉपर इसमें बताऊंगा डिटेल में कि हमने बेसिकली ये सारे काम किस तरह से करने होते हैं, ठीक है ना। कौन से आप आईपी अलाउ करना चाह रहे हैं, कौन से डिनाई करना चाह रहे हैं, किस तरह से लेके चलते हैं। और इसमें तो हम करेंगे ना प्रॉपर लैब उसकी कि डिफरेंट, अगर आपके पास डिफरेंट रीजन में जैसे आपने डिप्लॉयमेंट्स की होती है अपने इंफ्रा की, कि कुछ लेट से आपका ओहायो रीजन में है, कुछ आपके सिंगापुर रीजन में है। जी अमीन अब्दुल्ला, ये आप किसके लिए पूछना चाह रहे हैं आईपी वाइट लिस्टिंग का? सर मेरा क्वेश्चन ये था, अगर आपको आवाज आ रही है तो ये वीपीसी में ही हम करते हैं वाइट लिस्टिंग के, हम नेट ये गेटवेज वगैरह में जाके या सिक्योरिटी ग्रुप में करते हैं? मतलब नहीं, वीपीसी में आप वाइट लिस्टिंग नहीं करते, वो आपकी गेटवे में होगी जाके, है ना वो चीजें। वीपीसी में बेसिकली आपने पेयरिंग करनी होती है अपने डिफरेंट नेटवर्क्स की, ठीक है ना। तो मैं आपको दिखाऊंगा कहाँ से जाके आपने काम करने हैं। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट मॉड्यूल होगा हमारा S3 का, जिसमें हम इसको बड़े डिटेल में कवर करेंगे। इसमें हम देखेंगे कि हमारे पास स्टोरेज की टाइप्स कौन सी हैं, ठीक है। और इसमें हमने डिफरेंट बकेट्स किस तरह से क्रिएट करनी, जैसे आप नॉर्मली विंडोज की बात करें तो उसमें आप फोल्डर्स क्रिएट करते हैं, लिनक्स की बात करें तो उसमें आप डायरेक्टरीज क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, उसको इन्होंने नाम दिया बकेट का। तो यहाँ पे आपने बेसिकली डिफरेंट बकेट्स क्रिएट करनी होती हैं, इसमें फिर वर्जन कंट्रोल सिस्टम का एक कॉन्सेप्ट यूज होता है। तो वो हम देखेंगे किस तरह से हमने वर्जन कंट्रोल सिस्टम को यूज करना है इसमें, उसमें हम कैसे बेनिफिट हासिल कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे कि अगर आपने अपने उस बकेट को सिक्योर करना है तो वो आप कैसे करेंगे, इनक्रिप्शन उसकी कैसे होगी, कि आप चाह रहे हैं एंड टू एंड इनक्रिप्शन रहे, क्या इन केस एक रीजन से दूसरे रीजन में अगर आपका डाटा यूज हो रहा है उस सेम बकेट से, तो जो भी यूजर उस डाटा को एक्सेस कर रहा है या वहाँ पे डाटा स्टोर कर रहा है, तो एंड टू एंड आपकी इंक्रिप्शन उसमें फिर यूज होती है। तो वो हम उसमें इम्प्लीमेंट करके देखेंगे किस तरह से वो काम कर रही होती है। फिर उसके बाद हम इसमें देखेंगे S3 लाइफ साइकिल मैनेजर, के इसमें बेसिकली आप किस तरह से काम करते हैं, ठीक है। इसमें प्रॉपर हम इसको इम्प्लीमेंट करके देखेंगे। उसके बाद हम इसमें देखेंगे क्लाउड फ्रंट और CDN के कॉन्सेप्ट हैं, कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क, के अगर दूर से लेट से आपका कि ऑस्ट्रेलिया रीजन है वो एक्सेस करना चाह रहे हैं USA रीजन को, डिस्टेंस आता है ज़्यादा, तो वहाँ पे आपको फास्ट किस तरह से एक्सेस होगी अपनी बकेट्स की, तो उसमें फिर ये कॉन्सेप्ट्स यूज होते हैं CDN के। तो वो सारे हम देखेंगे, उसको इम्प्लीमेंट करके देखेंगे किस तरह से हम अपने उस सारे प्रोसेस को फास्ट कर सकते हैं। उसके बाद इसमें इंपोर्ट एक्सपोर्ट एंड स्नोबॉल का कॉन्सेप्ट है, वो हम देखेंगे।
और इसकी हम कॉस्टिंग देखेंगे कि S3 की कॉस्ट हमें इसकी हर टाइप में क्या पड़ रही है और किस तरह से आप अपनी कॉस्ट सेव कर सकते हैं इसमें। फिर इसमें हमारे ये इलास्टिक फाइल सिस्टम है जो कि बेसिकली आपका नेटवर्क फाइल सिस्टम होता है। तो इसको हम इम्प्लीमेंट करके देखेंगे। इसकी भी कंप्लीट एक लैब है कि आपने अगर शेयर ड्राइव देनी है डिफरेंट, आपने जो यहाँ पे इंस्टेंस क्रिएट किए हुए हैं उनके दरमियान शेयर ड्राइव अगर आपने बनानी है तो वो किस तरह से बनाते हैं, उसको यहाँ पे किस तरह से यूज़ करते हैं। ठीक है, तो उसमें यही है लैब में ये सारी चीज़ें बताई हुई हैं। आप क्रिएट और एक्सेस किस तरह से करेंगे S3 बकेट को। फिर अगर आपको सिक्योरिटी इंप्लीमेंट करनी है तो उसके लिए आप IAM पॉलिसीज़ को किस तरह से यूज़ कर रहे होते हैं, वर्जन कंट्रोल सिस्टम किस तरह से यूज़ करते हैं। ये सिंपल उस बकेट की सिक्योरिटी और इंक्रिप्शन की पॉलिसी है वो हम देखेंगे। इसमें इवेंट नोटिफिकेशंस हैं कि लेट से आपकी उस बकेट को किसने एक्सेस किया है, उसमें कब फाइल अपलोड हुई, कब डाउनलोड हुई, कब फाइल डिलीट हुई वहाँ से। इस किस्म के अगर आप नोटिफिकेशंस चाहते हैं तो वो हम उसको हम इवेंट नोटिफिकेशंस बोलते हैं। वो अगर आप अपने ईमेल पे चाह रहे हैं तो किस तरह से आप उसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं कि जैसे ही कोई यूजर आपकी बकेट को एक्सेस करता है या उसमें कोई फाइल अपलोड करता है या डिलीट कर देता है तो फौरी तौर पे आपको उसका नोटिफिकेशन ईमेल पे रिसीव हो जाए। तो ये सारी इसकी कॉन्फ़िगरेशंस होती हैं, हम इसमें इवेंट नोटिफिकेशंस में देखेंगे। उसके बाद हम इसमें अपनी एक स्टैटिक वेबसाइट क्रिएट करके देखेंगे कि बजाय इसके कि आप कोई इंस्टेंस बाय करें और उसमें अपनी वेबसाइट को रन करें, आप डायरेक्ट S3 स्टोरेज को यूज़ करते हुए अपनी स्टैटिक वेबसाइट को क्रिएट कर सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। ठीक है ना, तो ये हम देखेंगे इसमें। उसके बाद ट्रांसफर एक्सेलरेशन है, अगर आप स्पीड अप करना चाह रहे हैं तो इसमें एक ये एक्सेलरेशन का फीचर होता है, तो इसको यूज़ करते हुए भी हम इसको स्पीड अप कर सकते हैं। जैसे हमने ऊपर CDN का देखा है ना, वो बेसिकली उसके लिए ये यहाँ पे ट्रांसफर एक्सेलरेशन का वो वर्ड यूज़ करता है उसका CDN के लिए। ठीक है, ये हम इसका पूरा कॉन्सेप्ट देखेंगे कि ये होता क्या है, किस तरह से इसमें वर्किंग हो रही होती है। उसके बाद इसमें रेप्लिकेशन रूल्स होते हैं, वो हम इसमें क्रिएट करके देखेंगे कि अगर लेट से आप चाह रहे हैं कि जो भी डाटा आप अपनी बकेट में रख रहे हैं उसका बैकअप बनता जाए, तो ये बेसिकली इसका बैकअप का फीचर होता है। आपकी मर्जी आप सेम रीजन में रखें, डिफरेंट रीजन में रखें, तो वो सारा हम इसमें इम्प्लीमेंट करके देखेंगे। ठीक है ना, उसके बाद नेक्स्ट है इसमें लाइफ साइकिल मैनेजमेंट। इसमें हम सारी उसमें कॉन्फ़िगरेशन करके देखेंगे लाइफ साइकिल मैनेजमेंट की। अपने कॉस्ट को सेव करने के लिए लेट्स से अगर आप स्टैंडर्ड इसमें यूज़ कर रहे हैं स्टोरेज टाइप और उसमें आपको बहुत ज़्यादा कॉस्ट पड़ती है, और अगर आप चाहते हैं कि अगर आपकी वो बकेट कभी कभार यूज़ हो रही है तो आप उसकी लाइफ साइकिल मैनेजमेंट में जाके सेटिंग कर देते हैं कि अगर आपकी वो उतने डेज के लिए बकेट एक्सेस नहीं होती तो वो क्या करे, उसको उसकी टाइप चेंज कर दे। ठीक है ना, तो हम वो देखेंगे कि हम टाइप चेंज करके ऑटोमेटिकली किस तरह से अपनी कॉस्ट को सेव कर सकते हैं। फिर ये एंड पे हम इलास्टिक फाइल सिस्टम के प्रॉपर लैब करेंगे कि किस तरह से आपने अपने कोई भी स्टोरी या शेयरिंग अटैच करनी है अपने डिफरेंट इंस्टेंसेस के साथ और वहाँ पे यूज करना है। ठीक है, उसके बाद इसमें एक ये राउट 53 का मॉड्यूल है हमारे पास, उसमें हम देखेंगे बेसिकली राउट 53 है क्या और ये इससे आप किस तरह से बेनिफिट हासिल कर सकते हैं। जिस तरह से आप कहीं पे भी अपनी वेबसाइट को होस्ट करते हैं और वहाँ पे अपने मैनेज कर रहे होते हैं वेबसाइट को, तो आप इसमें भी बेसिकली राउट 53 में जाके डिफरेंट काइंड ऑफ मैनेजमेंट कर सकते हैं। फिर हम इसमें ये देखेंगे कि हमारे पास डिफरेंट राउटिंग पॉलिसीज क्या क्या हैं, किस तरह से हम उससे बेनिफिट हासिल कर सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हम इसकी कॉस्ट देखेंगे और प्राइसिंग देखेंगे। तो ये सारे काम हम इसमें करेंगे। और फिर जैसे हमने ऊपर देखा है S3 में हम स्टैटिक वेबसाइट बनाते हैं, तो अगर आप कोई कस्टम नेम देना चाह रहे हैं अपने उस वेबसाइट को तो कैसे देंगे, वो लैब भी हम इसमें परफॉर्म करेंगे। ठीक है, तो ये नीचे लैब्स उसकी लिखी हुई है कि बेसिकली इसमें हमने डिफरेंट जोन्स किस तरह से क्रिएट करने होते हैं। जैसे कि आपको पता है DNS में हमारे पास डिफरेंट जोन होते हैं, तो यहाँ पे भी हम इसी तरह से डिफरेंट जोन क्रिएट करते हैं और फिर हम इसमें ये देखेंगे स्टैटिक वेबसाइट की हमने किस तरह से इसमें
कोई कस्टम अगर हमने उसमें DNS उसको अटैच करना है, लेट से आप चाह रहे हैं, आप कोई भी वेबसाइट बनी हुई है, आप चाह रहे हैं कि उसको कोई कस्टम नाम दे देंगे, फॉर एग्जांपल itechnet.com आप देना चाह रहे हैं इसका नाम, तो वो आप बाय यूजिंग Route 53 किस तरह से काम कर सकते हैं। तो उसमें ही हम इसकी सारी प्रॉपर लैब करेंगे। उसके बाद फिर इसमें डेटाबेस आ जाती है। डेटाबेस में आपकी RDS है, ठीक है, और डेटाबेस AMIs हैं। इसमें हमारे पास DynamoDB का ओवरव्यू आएगा, इसमें Redshift का ओवरव्यू आएगा, इलास्टिक कैशे का ओवरव्यू आएगा, Amazon Aurora ये हम इसमें देखेंगे। ये सारी डेटाबेसेस हैं डिफरेंट जो कि आपको Amazon प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे हम इसमें डेटाबेस माइग्रेशन सर्विस होती है एक, उसको हम देखेंगे कि वो अगर आपने एक रीजन से दूसरे रीजन में माइग्रेट करनी होती है या उसकी रेप्लिकेशन करनी होती है तो किस तरह से करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हम इसकी कॉस्टिंग देखेंगे कि कॉस्ट इसकी हमें क्या पड़ती है। बेसिकली पेड सर्विस होती है, फ्री नहीं होती। तो इसमें बेसिकली हम क्या करेंगे, RDS की लैब करेंगे और इसमें हम एक DynamoDB की लैब करके देख लेंगे, ठीक है। सॉरी क्या करें, वो सारे वहाँ पे आपको बताएंगे। आप उसमें स्टोरेज वहाँ पे आपको बाय डिफॉल्ट क्या प्रोवाइड हो रही होती है, आप खुद भी उसको चेंज कर सकते हैं एज पर योर नीड। तो लेकिन हम इसमें ये करेंगे, हम कभी भी इसकी स्टोरेज नहीं यूज़ करेंगे। अगर हम इसकी स्टोरेज यूज़ करेंगे तो उसकी कॉस्ट हमें ज़्यादा बेयर करनी पड़ती है। तो फिर उसके आप डिफरेंट सोल्यूशंस वहाँ पे बनाते हैं। S3 आपको काफ़ी सस्ती पड़ती है, S3 के साथ आप उसको यूज़ कर सकते हैं, बाकी काम कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट मॉड्यूल है एप्लीकेशन सर्विसेज का, जिसमें हमारे पास डिफरेंट सर्विसेज है, क्यू सर्विस है, वर्क फ्लो सर्विस है, नोटिफिकेशन सर्विस है, जैसे ऊपर हमने जिक्र किया है नोटिफिकेशन सर्विस का S3 के अंदर। तो ये सेम वही चीज़ है। तो ये आप किसी भी सर्विस के लिए कर सकते हैं, आपकी मर्जी है, आप S3 के साथ करें, EC2 के साथ करें, ठीक है ना। कोई भी और दूसरी सर्विस है, आप लैम्डा सर्विस के साथ कर लें यूज, और जो भी यहाँ पे Route 53 सर्विस है, कहीं पे भी आप इसको यूज करना चाह रहे हैं नोटिफिकेशंस को, तो आप उनको अटैच कर सकते हैं और यूज कर सकते हैं। लेट्स से जैसे हमने ऊपर एक पढ़ा था ऑटो रिकवरी का फीचर, हमने इसमें डिस्कस करना है। तो ऑटो रिकवरी में क्या कहते हैं कि बेसिकली क्या होता है उसमें, मैंने आपको बताया था कि वो आपके इंस्टेंस को रिबूट कर देता है। तो अगर आप अपने इंस्टेंस के साथ SNS को यूज करेंगे और तो आपको वहां पर नोटिफिकेशन मिल जाएगा कि आपका ये इंस्टेंस रीस्टार्ट हुआ है, ठीक है जी। अमीन अब्दुल्ला, ये उसमें हम कॉन्फ़िगरेशन करेंगे प्रॉपर उसकी। इसमें अगर आप ईमेल पे करना चाह रहे हैं तो वो तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, लेकिन अगर आप SMS पे करना चाह रहे हैं वो पेड है। वो आपको वहाँ पे बताता है। नहीं, इनका अपना है, इनका अपना है सारा जी। अमीन अब्दुल्ला, हेल्थ चेक्स सारे आते हैं इसमें Route 53 में, वो सारे हम देखेंगे इसमें। उसकी लैब ठीक है। और सर ये अभी जो आप हेल्थ चेक की लैब होगी, हेल्थ चेक हम सारे देखेंगे इसमें। सर SNS टॉपिक की बात कर रहे थे, इसमें जब हम नोटिफिकेशन पुश करते हैं तो उसमें क्या पाकिस्तान के लिए अवेलेबिलिटी है कि हम मोबाइल नोटिफिकेशन पुश कर सकते हैं, कि अभी वो नहीं मिली, क्योंकि आई थिंक ये लास्ट तो नहीं मिली थी। सॉरी आपके आवाज बहुत कम आ रही है, अगर मैसेज ऐड कर दे तो मैं आपको आंसर कर देता हूँ। कैन यू हियर मी? मैं कह रहा हूँ आपकी आवाज बहुत कम आ रही है, आप अगर मैसेज शेयर कर दें तो मैं उसका आपको आंसर कर देता हूँ, आप क्या पूछना चाह रहे हैं। इसमें एक हमारे पास सर्विस होती है ट्रांसकोडर की, वो हम देखेंगे कि वो बेसिकली किस तरह से काम कर रही होती है, ठीक है ना। तो इसकी कॉस्टिंग क्या क्या है, सारी की सारी हम इसमें ना वो डिस्कशन करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास मॉड्यूल सिक्योरिटी प्रैक्टिसेस। इसमें हम सारे डिस्कस करेंगे कि किस तरह से हम अपने वो सारी चीज़ों को ओवरकम कर रहे होते हैं, ठीक है ना।
बाकी इसमें कुछ सर्विसेज लिखी हुई हैं जैसे क्लाउड ट्रेल है, क्लाउड ट्रेल की लैब करके देखेंगे हम, ठीक है। क्लाउड वॉच है, क्लाउड वॉच बेसिकली इसकी लॉगिंग सर्विस है। लॉग्स अगर आपको चाहिए किसी भी सर्विस से रिलेटेड, EC2 से रिलेटेड, S3 से रिलेटेड, किसी भी सर्विस से रिलेटेड आपको चाहिए लॉग्स, तो वो सारे के सारे हम कॉन्फ़िगर करते हैं क्लाउड वॉच में जाके, ठीक है ना। तो वो हम इसकी लैब परफॉर्म करके देखेंगे। और ये मैंने ना कभी ट्राई नहीं किया, इसको मैं चेक करके आपको बता सकता हूँ कि पाकिस्तान के लिए SMS नोटिफिकेशन सर्विस अवेलेबल है या नहीं है। ये मैं इनका डॉक्यूमेंट रीड करके आपको बता दूँ, क्योंकि हमने कभी ये लैब कराई नहीं है फॉर SMS। हम सिर्फ ईमेल के लिए लैब कराते हैं, जो कि आपके कोर्स का पार्ट है, ठीक है। बाकी ये चेक करने वाली बात है, उसके बाद मैं इसका कंफर्म आंसर दे सकता हूँ आपको कि ये अवेलेबल है या नहीं है पाकिस्तान के लिए। उसके बाद ट्रस्टेड एडवाइजर हम देखेंगे ये क्या है, ठीक है। उसके बाद सिक्योरिटी प्रोडक्ट्स कौन कौन सी ऑफर कर रहा है AWS आपको, उससे आप किस तरह से बेनिफिट हासिल कर सकते हैं। फिर उसमें एंड पे ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा नीडी क्लाउड फॉर्मेशन है कि ये बेसिकली इनकी इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कोड सर्विस है। इसके थ्रू आप बाय यूजिंग स्क्रिप्ट्स डिप्लॉयमेंट्स कर सकते हैं। पूरा स्क्रिप्ट आप क्रिएट करें और उसके थ्रू अपनी डिप्लॉयमेंट कर दें। तो बहुत ज़्यादा डिमांडिंग सर्विस AWS की। इसमें हम देखेंगे कि हमने किस तरह से अपनी इंस्टेंस अगर रन करने हैं, थोड़े छोटे से स्टेप्स हैं इसके। जेसन फॉर्मेट में हमारे यहाँ पे स्क्रिप्ट्स होते हैं, जेसन फॉर्मेट में आपने स्क्रिप्ट बना लेना है और उसके थ्रू अगर आपने कोई इंस्टेंस क्रिएट करना है, कोई रिमूव करना है, कोई भी काम करना है, कोई बकेट आपने क्रिएट करनी है, रिमूव करनी है, कुछ करना है, तो आप बाय यूजिंग क्लाउड फॉर्मेशन उसको कर सकते हैं। जितनी भी सर्विसेज हैं AWS की, तमाम के स्क्रिप्ट आप क्लाउड फॉर्मेशन के थ्रू बना सकते हैं और उनको यूज कर सकते हैं। मोस्ट डिमांडिंग आप कह लीजिए सर्विस है इनकी। क्लाउड वॉच और क्लाउड एडवाइजर इनमें भी ऐसे सेम एज क्लाउड फॉर्मेशन? नहीं, क्लाउड फॉर्मेशन में मैंने आपको बताया स्क्रिप्ट होते हैं, स्क्रिप्ट बनाते हैं आप, उसके थ्रू आपने डिप्लॉयमेंट करनी है, कुछ भी आपका काम है। लेट्स से आपने एक इंस्टेंस क्रिएट करना है, तो उसके लिए आप स्क्रिप्ट लिखेंगे जेसन फॉर्मेट में और उसको बाय यूजिंग क्लाउड फॉर्मेशन सर्विस उसको रन करेंगे, तो वो क्या करेगा, विद इन फ्यू सेकेंड्स आपको इंस्टेंस रेडी करके दे देगा। अगर आप इसको ग्राफिकल देखेंगे तो उसमें टाइम लगता है, ठीक है ना। स्टेप्स है, आप सारे स्टेप्स लिखेंगे, उसका नाम क्या होगा इंस्टेंस का, उसमें आपने VPC कौन सा देना है, उसमें आपने सिक्योरिटी की कौन सी अटैच करनी है, इसमें आपने सिक्योरिटी ग्रुप कौन सा देना, ठीक है ना। वो सारी इन्फॉर्मेशन, AMI आपने कौन सा पिक करना है, वो सारी चीज़ें आप ग्राफिकली कर रहे होते हैं। तो इसमें आपके ये थोड़े से स्टेप्स हैं 8-10 लाइन्स के। अगर आपने कोई इंस्टेंस इसके थ्रू रन करना है तो आपने वहाँ पे इन्फॉर्मेशन लिखी है, उसको डिप्लॉय कर दिया, विद इन फ्यू सेकंड्स आपकी साइट डिप्लॉयमेंट हो जाती है। अदरवाइज अगर आप देखेंगे आपने सारे ग्राफिकल स्टेप्स करने हैं, उसके बाद इंस्टेंस रेडी करना, तो एटलीस्ट कम से कम भी अगर हम ड्यूरेशन उसमें काउंट करें तो 3 मिनट्स आपको लग जाते हैं, ठीक है ना। इसमें आपका स्क्रिप्ट बन गया, बस अगर आपने AMI चेंज करना है या कुछ और उसकी टाइप चेंज करनी वो आप चेंज करें, तो विद इन फ्यू सेकंड्स आपका वो स्क्रिप्ट रेडी और आप उसको यूज कर सकते हैं। समझ गए। तो उसके बाद फिर ये हमारे पास डिजास्टर रिकवरी का है। डिजास्टर रिकवरी क्या होती है, किस तरह से हम इसमें ओवरकम करते हैं, वो सारी की सारी चीजें हम देखेंगे, ठीक है। और उसके बाद फिर हमने इसे ट्रबल शूटिंग, वो तो हमारी ये साथ साथ चलती रहेगी, मैं आपको साथ साथ गाइड करता रहूंगा कि कौन सी सर्विस में क्या क्या इश्यूज आते हैं, किस तरह से आपने उसको रिजॉल्व करना होता है, ठीक है। तो बिल्कुल एंड पे फिर जाके हम थोड़ी सी डिस्कशन कर लेंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कि बेसिकली एग्जाम क्या क्या एग्जाम आता है आपका, किस हिसाब से आता है, उसमें कौन कौन सी सर्विसेज पे आपने ज़्यादा फोकस रखना है, इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस हो गए, ड्यूरेशन हो गई, बाकी सारी चीज़ें हम इसकी बिल्कुल एंड पे जाकर डिस्कस करेंगे, ठीक है जी। अब आप लोगों के अगर कोई क्वेश्चंस हैं तो यू कैन आस्क। अच्छा, AWS अगर मैं समझो AWS फ्रंट एंड
जो आपके इन्वायरमेंट को कंट्रोल कर रहा है, जो आप सर्विसेज चाह रहे हैं बैकएंड के ऊपर, क्या चीजें समान? बैकएंड पे ये बेसिकली दो प्लेटफॉर्म्स यूज कर रहे हैं वर्चुअलाइजेशन के, जिसमें सिट्रिक्स है और VMware है। हाँ जी, ज्यादातर सिट्रिक्स यूज हो रहा होता है, ज्यादा शेयर्स उसमें सिट्रिक्स के हैं और VMware के कम है इसमें। ये दोनों प्लेटफॉर्म ये यूज कर रहा है। तो वो मैं दिखाऊंगा आपको आगे ना, इनकी जब हम देखेंगे AMIs, उसमें मैं आपको दिखाऊंगा, जिससे आपको पता चल जाएगा कि ये आपका बेसिकली सिट्रिक्स का इमेज है। दूसरा एक बात, इसमें अमूमन हम लोग जब वर्चुअलाइजेशन के अंदर काम करते हैं तो डिमांड रिक्वायरमेंट हम डेटाबेसेस के लिए स्टोरेज को इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल, स्टोरेज बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें स्टोरेज का क्या कंसेप्ट है? ये कंप्रेशन लेवल पे स्टोरेज रहता है या कितने मतलब इसमें डिपेंड कर रहा होता है। इसमें मैंने आपको 3 डिफरेंट टाइप्स दिखाई हैं स्टोरेज की। अगर आपने फाइल शेयरिंग करनी है तो उसके लिए EFS आप यूज कर रहे थे। आपने वैसे अगर वॉल्यूम्स अटैच करने हैं तो उसके लिए आप फिर EBS को यूज कर रहे होते हैं। अगर आपने डाटा प्योरली डाटा के लिए यूज करना है तो उसके लिए S3 है, जो बहुत सस्ता सोल्यूशन है इनका, ठीक है ना। तो आप S3 को यूज कर रहे होते हैं। नहीं, वो आपका नॉर्मल फॉर्म में ही होता है ऐसा। हाँ जी, ऐसे ही है वो। आगे आपकी मर्जी, अगर आप उसको कंप्रेस करना चाह रहे हैं। इसमें एक कॉन्सेप्ट आता है सर्वरलेस का ना, लैम्डा इंस्टॉलेशन वगैरह का जो भी होता है, तो इस तरह का कोई हम लोग किसी टच करेंगे किसी तरह का? हाँ, लैम्डा की हम लैब करेंगे इसमें, बिल्कुल करेंगे। ठीक। एसोसिएट में इसका बिल्कुल बेसिक लेवल होता है, लेकिन इसमें ना थोड़े एडवांस लेवल की लैब कराते हैं। इसमें आपको, जैसे अगर आपने ऊपर देखा है, हम आपको ये भी बताएंगे वहाँ पे जो कुछ कस्टम इमेजेस उन्होंने रखे हुए थे, फिल्म बनाए, उनको आप यूज कर सकते हैं। तो वो भी हम एक आधा इमेज रन करके देखेंगे उसके थ्रू। हमने अगर आपका कंटेनर रन करना हो कैसे रन करेंगे, प्लस फिर हम अपना खुद का एक डॉकर कंटेनर बिल्ड करेंगे और उसको हम पुश करेंगे उसके ECR में, और वहां से हम यूज करते हुए जो एक प्रॉपर इसका एक लैब सिनेरियो बनता है कि ECR को यूज करते हुए हमने किस तरह से अपने कंटेनर की डिप्लॉयमेंट करनी होती है। तो वो हम ECR में पुश करेंगे, फिर उस कंटेनर वो इमेज यूज करते हुए हम उसके थ्रू कंटेनर बनाएंगे। वो सारा हम इसमें देखेंगे। तो उसमें आपके कमांड्स लिनक्स की यूज होंगी, ठीक है। इसी तरह से हम EKS का भी देखेंगे, कम्युनिटी सर्विसेज, इसमें बेसिकली हम मास्टर नोड और वर्कर नोड किस तरह से बना रहे होते हैं, और अगर थ्रू CLI आपने उसको चेक करना है तो आप किस तरह से चेक करेंगे कि आपके मास्टर नोड किस लेवल पे है, वर्कर नोड किस लेवल पे है, उसमें आपके नंबर ऑफ जो कंटेनर्स हैं कितने रन हो रहे हैं, क्या कुछ है, वो सारा हम देखेंगे थ्रू CLI। जी, किसी और का कोई क्वेश्चन? जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर क्वेश्चन ये था कि क्या हम इसको, पहले तो ये पूछना था कि कोर्स कितनी ड्यूरेशन का होगा, और दूसरा ये था कि अगर हम प्रोफेशनली डायरेक्ट जंप करना चाहें तो क्या इधर कोर्स में अवेलेबिलिटी है, हमें वहाँ की एक्सेस मिल सकती है ताकि हम कम टाइम में अगर ज़्यादा करना चाहें तो? उसके लिए आप मैनेजमेंट से बात करिए। बाकी जो क्लास है, क्लास वैसे तो 40 आवर्स का हमने कोर्स डिजाइन किया हुआ है, लेकिन नॉर्मली 40 to 50 आवर्स में ये जाके कवर अप होता है, तो इसमें बहुत ज्यादा लैब है। ओके, ठीक है ना। हमने जो लैब रखी हुई इसमें बहुत ज्यादा रखी हुई, हर सर्विस के हम इसमें लैब प्रॉपर करवा रहे थे। आप एज पर प्रोडक्शन के हवाले से अगर बात करें, अगर आप रैपिड इसको करना चाह रहे हैं तो उसके लिए आप मैनेजमेंट से बात कर सकते हैं। आपके पास नंबर होगा हमारा, जो भी है ऑफिशियल नंबर, उस पर आप कांटेक्ट करके आप अगर फास्ट ट्रैक में इसको कवर करना चाह रहे हैं तो आप डिस्कस कर सकते हैं। ओके सर, शुक्रिया सर।
जी अली हसन, आपको स्लाइड्स चाहिए? स्लाइड्स के अलावा भी कोई क्वेश्चन कर लें हम, या सिर्फ स्लाइड्स पे गुजारा करना है? सर इसके अंदर जो आर्किटेक्चर बताएंगे मतलब बैकएंड पे हमें पता है वीएम में सर्विस है फ्रंट एंड भी कैसे चल रहा है, जैसे कि ओपन स्टैक एक प्लेटफॉर्म है। हाँ जी बिल्कुल है, बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है आजकल। ये बता दें कि किस तरह हाँ ये सारा हम डिस्कस करेंगे, होपफुली कल से है ना, हम उसको सारा डिस्कस करेंगे, बताएंगे आपको डिटेल में। सर इसमें एसोसिएट और प्रोफेशनल में क्या फ़र्क आएगा? कितना की मतलब डिफरेंस होगा इसमें, जो हम लोग ये चीज़ें देखेंगे इनको सिर्फ टच करेंगे चीज़ों को या के इन डिटेल भी देखेंगे कुछ? नहीं हम हमारे जो एसोसिएट लेवल है ना बिल्कुल बेसिक लेवल नहीं है, इसमें हमने काफी एडवांस लेवल्स ऐड की हुई है। ठीक है ना, जैसे मैं आपको ईएफएस की बात कर रहा हूँ या दूसरी चीजों की बात कर रहा हूँ, तो वो हम प्रॉपर उसकी लैब कराते हैं। ईएफएस में भी आपको सारे लिनक्स की कमांड यूज हो रही होती है, आपने जब उसमें माउंट करना होता है शेयर ड्राइवर को, ठीक है ना, तो वो हम सारे प्रॉपर उसकी लैब कर देते हैं। तो ये नहीं कि आपको सिर्फ ग्राफिकल दिखाया और एंड कर दिया। तो बाकी ये है कि प्रोफेशनल में आपकी मैक्सिमम सर्विसेज कवर हो रही थी, इसमें आपकी कह लें 30 to 35 सर्विसेज अगर आपने देखी होगी, तो इतनी सर्विसेज है। प्रोफेशनल में इसकी डिटेल में सारी डिस्कशन होती है, बहुत सी फिर इसमें चीज़ें आ जाती हैं जो आपने याद केएमएस है, ठीक है ना, केएमएस पे बहुत ज़्यादा काम हो रहा था, की मैनेजमेंट सर्विसेज की, एसटीएस है, और इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिनको हम यूज कर रहे होते हैं, जो आपकी इंडस्ट्री की बहुत ज्यादा नीड भी है, सिक्योरिटी कंसर्न रहती है बहुत ज्यादा, ठीक है ना। तो आप ये नहीं कह सकते अगर आप यहाँ से कोर्स करेंगे एसोसिएट का तो बिल्कुल एसोसिएट। अच्छा सर, इसमें ड्यूरेशन आपने बताया नहीं, 40 आवर्स बता रहे हैं, लेकिन ये क्लास पर डे डेली हुआ करेगी या वीक में 2 दिन या 3 दिन या क्या होगा इसका? 3 दिन क्लास होगी आपकी, और अभी तो स्टार्ट में 1.5 घंटे की होगी, तो मैं कोशिश करूंगा बाद में 2 घंटे की क्लास आपकी लेके जाइए, तो विद इन 2 मंथ इंशाल्लाह आपका ना कवर अप हो जाएगा सर। सही है। विद लैब मैक्सिमम लैब होती है, इसमें थ्योरी हम इतनी ज़्यादा नहीं कवर करते, बस आपको ओवरव्यू दे के फिर आपको लैब पे ले जाते हैं, क्योंकि लैब में टाइम लगता है। अभी C03 की नहीं आई है, C02 की तो है, ऑफिशियल बुक है। अभी तक अगस्त 29 तक C02 के एग्जाम होंगे, उसके बाद फिर अगस्त 30 से C03 के एग्जाम स्टार्ट होंगे। इसमें जो एसोसिएट का आता है ना, इसका सोल्यूशन आर्किटेक्ट एसोसिएट का, इसमें एमसीक्यूज होते हैं, ट्रू फॉल्स होते हैं, और नॉर्मली सिनेरियो बेस्ड होता है, सिनेरियो दिया हुआ होता है, उसमें से आपने मल्टीपल चॉइसेस उसमें चूज करनी थी, बता दिया जाता है कि आपने 1 चूज करनी, 2 करनी, 3 करनी, कितनी करनी। यस, फेल तो आपका $150 का है। चले मैं आपको यहाँ पे थोड़ा एग्जाम का बता देता हूँ। ये बेसिकली इसमें अगर एग्जाम के पॉइंट से आप बात करते हैं तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके पास 65 होते हैं और 130 मिनट्स होते हैं आपको, तो आप इसमें कह सकते हैं कि एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के बाद आपको 2 मिनट्स देता है, ठीक है ना। 2 मिनट्स में आप अपना एक क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। पासिंग स्कोर है जो इसका वो 720 है। अब इसमें ये आप नहीं कह सकते कि हर क्वेश्चन के जो मार्क्स हैं इक्वल हैं, कुछ के कम होंगे, कुछ के ज्यादा होंगे, इस तरह से ये सारे के सारे चीजों को लेकर चलते हैं। तो मोस्टली जो क्वेश्चंस होते हैं इसमें सिनेरियो बेस्ड होते हैं, सिनेरियो लिखा हुआ होता है 8-10 लाइंस का कि जी आपने ये टास्क कैसे करना है, तो उसके लिए बेस्ट अप्रोच आपकी क्या होगी, बेस्ट सोल्यूशन उसका क्या है, समझिए। तो मैं आपको एंड पे क्वेश्चंस दिखाऊंगा इसके बेसिकली कैसे क्वेश्चंस आते हैं, तो होपफुली आपको ना जब एंड पे क्वेश्चंस देखेंगे तो आपको अंडरस्टैंडिंग काफी बिल्डअप हो चुकी होगी, इसलिए हम ये स्टार्ट में नहीं चीजें बताते, बिल्कुल एंड पे।
हाँ जी, इसका सर्टिफिकेशन का ट्रैक है बेसिकली वो ये है आपके सामने। इसमें बेसिकली इनके 4 लेवल्स हैं, एक फाउंडेशनल लेवल है, एक एसोसिएट लेवल है, एक प्रोफेशनल लेवल है और एक स्पेशलिटी लेवल है। ठीक है, फाउंडेशनल लेवल बेसिकली डिजाइन किया गया है, जो भी आपकी सेल्स मार्केटिंग की टीम होती है जिसमें जाके सिर्फ लोगों से कम्युनिकेट करना है कि हाँ जी AWS पर आप मूव हो जाएं, ये सर्विसेज हैं, ये ऑफर्स हैं, आपको ये बेनिफिट हो जाएगा। तो ये सारा थ्योरेटिकल बेस होता है जो इनका फाउंडेशनल लेवल होता है। तो ये बेसिकली करने की जरूरत नहीं होती है, उनके लिए बेनिफिशियल है जिन्होंने सिर्फ मार्केटिंग करना है। ठीक है ना। तो बात शुरू होती है आपकी एसोसिएट लेवल से। तो एसोसिएट लेवल में 3 डिफरेंट ट्रैक्स हैं आपके पास। एक सोल्यूशन आर्किटेक्ट एसोसिएट है जिसकी सबसे ज्यादा डिमांड है, आर्किटेक्ट एसोसिएट। ठीक है, एक डेवलपर है, उसमें सारी डेवऑप्स के पॉइंट ऑफ व्यू से पाइपलाइंस बेसिक लेवल पे डिस्कस होती हैं और उससे रिलेटेड सर्विसेज हैं। ये डेवलपर में डेवलपर एसोसिएट। अच्छा, ये मतलब ये डेवऑप्स वाले के लिए होता है बेसिकली। हाँ, अगर आप जाना चाह रहे हैं प्योर AWS के डेवऑप्स तब आप लेकिन नॉर्मली आपको इसकी जरूरत नहीं होती। वो जो इस वक्त आप इंडस्ट्री की बात करें तो उनकी ज्यादातर जो रिक्वायरमेंट है वो ओपन सोर्स डेवऑप्स की है, ना कि वेंडर स्पेसिफिक डेवऑप्स। सही है। ठीक है, तो ये इतने ज्यादा लोग करते भी नहीं है इसका। फिर कॉस्ट इसमें आपको बहुत ज्यादा बेयर करनी पड़ती है। तो एंटरप्राइज लेवल की जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो तो मूव हो सकती है, लेकिन अगर कोई छोटी ऑर्गेनाइजेशन है वो एक दफा परेशान हो जाती है कॉस्ट देखती है, तो उनको अगर वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन को मूव करते हैं डेवऑप्स। ठीक है, तो इसलिए ओवरऑल वर्ल्ड की अगर हम बात करें तो मार्केट की जो डिमांड है वो ओपन सोर्स डेवऑप्स की है, जिसमें आप डिफरेंट टूल्स पढ़ते हैं, गिट है, गिटहब है, डॉकर, कुबरनेटिस, एंसिबल, पपेट शेफ, टेराफॉर्म, नेगियस। ठीक है ना, इस तरह से जो डिफरेंट टूल्स हैं सारे के सारे आपके ओपन सोर्स टूल्स हैं, उनकी ज्यादा डिमांड है। तो ये वेंडर स्पेसिफिक को इतना ज्यादा कोई नहीं पूछता। ठीक है, इसमें फिर थर्ड जो हमारे पास ट्रैक है वो है SysOps का, सिस्टम्स प्लस ऑपरेशंस। ये मॉनिटरिंग के लिए बेसिकली हम इसको यूज करते हैं। जो आपकी हेल्प डेस्क की टीम होती है वो सारी इसके ऊपर काम कर रही होती है। तो उससे रिलेटेड फिर आप इसमें देखते हैं किस तरह से आपके डिफरेंट डैशबोर्ड्स क्रिएट होते हैं और उसको आपने बैठ के किस तरह से मॉनिटरिंग करनी होती है, वो सारी चीजें होती है। फिर इसका नेक्स्ट लेवल आ जाता है आपके पास प्रोफेशनल लेवल। ठीक है, प्रोफेशनल लेवल में सिर्फ 2 ट्रैक हैं इनके, AWS सॉल्यूशंस आर्किटेक्ट प्रोफेशनल और डेवऑप्स इंजीनियर। ये 2 है बेसिकली इनके प्रोफेशनल के ट्रैक। उसके बाद फिर इनके स्पेशलिटी के ट्रैक आ जाते हैं। ये इन्होंने डिफरेंट 6 आपको ट्रैक्स यहाँ पे दे दिए। ठीक है, ये जो SAP ऑन AWS लिखा हुआ है ये अभी आया है, आप कह लें 2022 या आप 2021 के एंड पर आया था जाके। बाकी सिक्योरिटी स्पेशलिटी बहुत डिमांडिंग कोर्स है इनका, लेकिन इसके लिए आपको बहुत कुछ आना भी चाहिए पहले। पूरी नेटवर्क वर्चुअलाइजेशन बेसिकली क्या होती है, किस तरह से काम कर रहे होते हैं आप उसमें, SD-WANs क्या होती हैं। अगर VMware की बात करें तो उसमें NSX होती है, उसकी ट्रेनिंग वो किस तरह से काम करती है। उसके बाद फिर जाके ना आपको उसकी सॉरी सिक्योरिटी में कह रहा हूँ, ये एडवांस नेटवर्किंग में फिर आपको इसमें एडवांस नेटवर्किंग में इन चीज़ों की समझ आती है। अदरवाइज यूजलेस है आपके लिए, आपको नेटवर्क का ठीक ठाक आइडिया होना चाहिए उसमें। जी वसीम, आप पूछें क्वेश्चन, क्या आप क्वेश्चन करना चाह रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम वसीम है, मैं रावलपिंडी से हूँ। अच्छा सॉरी मैंने आपको बीच में इंटरप्ट किया। मैं क्योंकि सेंटर में ज्वाइन किया था तो 2-3 सवाल है मेरे से रिलेटेड। जैसे अभी ये जो आज ट्रेनिंग आपने जो डेमो क्लास दी ये SAAC03 से है एंड आई बिलीव कि C03 30 अगस्त के बाद से ये एग्जाम जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। पहले ये C02 था, राइट? जी जी। अच्छा, तो इसमें कुछ नई सर्विसेज भी ऐड हुई हैं। सो इस पूरी जो मैं आपको पूछने का मकसद ये है कि अलॉन्ग विद द सर्विसेज जो
एग्जाम है वो भी चेंज हुआ है और या वो भी सेम ही है कंपेयर टू लास्ट वन, ओनली जो न्यू सर्विसेज हैं वो ही उन्हीं के रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे, ये पूछना चाह जी रहा हूँ। अभी 29 अगस्त तक तो आपके C02 की जो सर्विसेज है वो ही पीछे जाएंगी एग्जैक्ट में, उसके बाद वो बेसिकली इसको चेंज करेंगे एग्जैक्ट, ठीक है ना। उसके बाद वो सारी नई सर्विसेज उसमें ऐड होंगी। अच्छा सही है। मैं अब थोड़ा सा अपने बारे में आपको बता दूं कि मैं RHCSA का रेड हैट सर्टिफाइड सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर का एग्जाम भी दे रहा हूं अभी, ऑलरेडी मैंने ट्रेनिंग कंप्लीट की है और कुछ थोड़ी बहुत डॉकर और क्यूबरनेटीज के बारे में भी काफी हद तक इंफॉर्मेशन या प्रैक्टिस कह लें है। सो AWS में मैं क्लाउड प्रैक्टिशनर से स्टार्ट करूं या मैं डायरेक्टली सॉल्यूशन आर्किटेक्ट पे काम कर सकता हूं इस सिचुएशन में? जी मैंने बताया ना, बेसिकली जो प्रैक्टिशनर है वो आपकी सेल्स मार्केटिंग की टीम के लिए होता है और सर्विस के आपकी बात थोड़ी दूर से आ रही है, थोड़ा सा जी जी ठीक है ना। कौन कौन सी सर्विसेज है, किस तरह से वो काम करती है, ताकि वो कहीं पे भी क्लाइंट से मीटिंग करने जाते हैं तो उन्हें बेसिक आइडिया हो चीजों का, ये ना हो तो वहां जाके कहें कि आपकी AWS पे आ रहे हैं तो कौन से पूछे आपकी AWS पे आके करना क्या है, सही है, क्या हमें बेनिफिट होंगे, कौन सी सर्विस को हम कैसे वहां पे यूज करेंगे, ठीक है ना। तो बेसिकली उनके लिए डिजाइन की गई। तो आपके लिए जो ट्रैक बनता है वो सॉल्यूशन आर्किटेक्ट एसोसिएट का बनता है। सही है, ठीक है। और इसके अलावा एक जो है वो क्या नाम है, आखिरी सवाल है मेरा इससे रिलेटेड, अभी क्या नाम है, आप ही की तरह के एक और कोर्स प्रोवाइडर भी हैं, अभी ये एग्जाम आप अकॉर्डिंग टू यू भी थोड़ी देर पहले आप बता रहे थे आप चाह रहे हैं कि आप 1-2 महीने में इसको कवर कर लेंगे, लेट्स से कि वो कुछ काफी सिचुएशन वो 2.5 भी हो जाता है या 1-2 वीक ऊपर भी चला जाता है, ठीक हो गया। और कुछ लोग जो है वो क्या नाम है इसको सिसऑप्स को क्लाउड प्रैक्टिशनर को सॉल्यूशन आर्किटेक्ट को 3 महीने में करवा रहे हैं, तो ये क्या ये प्रैक्टिकली, क्योंकि आप तो ट्रेनर हैं, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है ऐसा करना? कैसे प्रैक्टिकली आप करना चाह रहे हैं? ओके, मैं ये कह रहा हूँ कि एक और ट्रेनिंग प्रोवाइडर हैं AWS के और बेस्ड हैं, क्लाउड प्रैक्टिशनर ट्रेनिंग, सॉल्यूशन आर्किटेक्ट एसोसिएट और सिसऑप एडमिनिस्ट्रेटर ट्रेनिंग, ये तीनों चीजें 3 महीने में करवा रहे हैं, क्या ये पॉसिबल है? और ये डिपेंड करता है वो कितने देर का सेशन दे रहे हैं। अच्छा अच्छा ठीक हो गया। एक लास्ट इसमें मैंने आपको बताया प्रैक्टिशनर की आपको जरूरत नहीं है, ठीक है। सॉल्यूशंस आर्किटेक्ट एसोसिएट हो गया, सिसऑप्स एडमिनिस्ट्रेटर हो गया, इनकी काफी सर्विसेज मिलती जुलती हैं उसमें, ठीक है ना। तो वहां पे वो जाहिर आपको टाइम शेयर होता है, फिर प्लस वो कितनी ड्यूरेशन का आपका एक सेशन कराते हैं, कितनी देर की क्लास होती है, उसमें क्या क्या लैब आपको प्रोवाइड डिपेंड करता है। नहीं है। एक आखिरी सवाल है इससे रिलेटेड कि जो अपना Amazon AWS की जो अप्रूव ट्रेनिंग प्रोवाइडर लिस्ट है स्पेसिफिकली फॉर पाकिस्तान, उसके अंदर जेनेसिस है, इन्फोटेक्स है और एक और 2 हैं, मैंने आपके इंस्टीट्यूट का नाम नहीं देखा, तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि क्या हम विदाउट एनी इशू आपके साथ इस ट्रेनिंग के लिए प्रोसीड कर सकते हैं, क्योंकि उसमें आपका नाम नहीं आ रहा, इसकी क्या वजह है? अभी तक ना हमारे कुछ वो इसमें बेसिकली रिक्वायरमेंट होती है उनकी, है ना, कि आप किसी न किसी यूनिवर्सिटी के साथ एफिलिएट हो, तो अभी हमारा प्रोसीजर चल रहा है, तो जैसे कंप्लीट होगा उसके बाद फिर हमें ना मिल जाएगी अप्रूवल, ठीक है। फिर उसका वेट हो रहा है। वैसे हमें 4 इयर्स हो गए यहाँ पे AWS की ट्रेनिंग देते हुए, ये बेसिकली हमारा बैच नंबर 38 स्टार्ट होने जा रहा है, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने अब तक 37 बैचेस यहाँ पे पढ़ा दिए हैं हाईटेक नेट के प्लेटफॉर्म विद इन 4 इयर्स। तो आप विदाउट एनी डाउट आ सकते हैं और इंशाल्लाह आप बाकी इदारों में इस वक्त यहाँ पे ज्यादा सेटिस्फेक्शन फील करेंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच। मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। जी किसी और का कोई क्वेश्चन? जी इस पे 1 ईयर लिखा हुआ है, इस पे 2 ईयर लिखा हुआ है। ये जब स्टार्ट की थी इन्होंने सर्टिफिकेशन सब, तो इन्होंने ये लिमिटेशंस रखी हुई थी
कि अगर आपने एसोसिएट कर लिया तो उसके बाद आपको वहाँ पे उनको शो करवाना पड़ता था किसी इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस कि आप 1 साल से AWS पे काम कर रहे हैं। उसके बाद फिर वो आपको अलाउ करते थे कि आप प्रोफेशनल का एग्जाम दें, तो वो आपको अपना एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट या लेटर वहाँ पे शो करवाना पड़ता था। ये बाद में अब इन्होंने ख़त्म कर दिया। अब आप चाहें तो डायरेक्ट कोई भी लेवल ले सकते हैं, आप चाहे डायरेक्ट स्पेशलिटी का एग्जाम दे दें, डायरेक्ट प्रोफेशनल का दे दें, कोई इशू नहीं है अब इसमें। आप चाहे एक ही दिन बैठ के दोनों तीनों चारों पांचों एग्जाम दे दें, कोई नहीं पूछेगा आपसे। ठीक है, नहीं वेरी स्टार्ट में था, लेकिन अब तक ये इसके साल लिखते हुए आ रहे हैं। पहले इन्होंने ये स्टार्ट में लिमिट किया हुआ था। ठीक है, अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर हम ये सेशन एंड करते हैं, फिर आगे इंशाल्लाह कल हम अपने कोर्स को प्रॉपर स्टार्ट करेंगे। तो उसमें पहले हमारे जो 2-3 लेक्चर्स होंगे वो बिल्कुल बेसिक होंगे, उसमें रिलेट किया जाएगा चीज़ों को, फिजिकल इंफ्रा को वर्चुअल से और फिर वर्चुअल इंफ्रा को क्लाउड से। उसके बाद फिर हम प्रॉपर AWS को स्टार्ट करेंगे ताकि आपकी एक बेस या फाउंडेशन बिल्डअप हो जाए और आपको फिर उसमें प्रॉपर चीज़ों की समझ आनी स्टार्ट हो। ठीक है, ओके जी, फिर इंशाल्लाह कल होती है मुलाकात। इंशाल्लाह सर। ओके, अल्लाह हाफिज़। हाँ, अल्लाह हाफ़िज़।